हेलो फ्रेंड्स, एडो नामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का लास्ट लेक्चर पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और यह घटना चक्र पीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 तक अपडेटेड बुक है और यह 38वीं से 69वीं यानी कि 1992 से 2023 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। 201 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 202 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है कौन? न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य या नल या वॉइड घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारता न्यायिक पुनर्अवलोकन कहलाती है यानी जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर एक से अधिक हो सकता है, ऑप्शन ए। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली जुडिशियल सिस्टम संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा राज्य सरकार में। यदि केंद्र सरकार का पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखते हैं 205 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है यानी कि बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया, स्टेट एग्जीक्यूटिव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक भाग 6 में राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल इसमें शामिल होते हैं। और राज्य के प्रथम कानून अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। कौन? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन होती है? तो इसमें होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व होता है, जहां पे है जो विधानसभा बनता है। ठीक है। वहां पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिस तरीके से राष्ट्रपति ऊपर केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है जो केंद्रीय विधायिका में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ 4 हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल कौन कौन है? तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद जहां पे इसका अस्तित्व है विधान परिषद का। ठीक है। जैसे कि यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। टोटल 6 राज्यों में है। मतलब काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं
जो उनके पद में निहित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 175(2) के अनुसार दिया गया है। इसको ध्यान रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित यानी कि पेंडिंग किसी विधेयक को किसी बिल के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 208 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको पता है यह विधान पालिका परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कहाँ कहाँ है? तो मात्र 6 राज्यों में है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में है जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानपालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी, यानी कि बाइकैमरल या यूनिकैमरल होगा। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा है जो निम्न सदन होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उच्च सदन हायर हाउस होगा और अपर हाउस होगा, और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यह लोअर असेंबली होगा। ठीक है, 209 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, ये पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्योगपति श्रेणी से इसमें चुना नहीं जाता है राज्य विधान परिषद के सदस्य, जबकि स्थानीय निकायों, पंचायत के सदस्यों, शिक्षक और ग्रेजुएट यानी स्नातक है जो इसमें से शामिल किया जाता है। देख सकते हैं दिया है संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना का उल्लेख दिया गया है। इसमें 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 स्थानीय निकायों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा, यानी कि कम से कम जो ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन वो ग्रेजुएट है लेकिन वो कम से कम ग्रेजुएट करने के 3 साल उसका पूर्ण हो चुका है। ठीक है, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे। ठीक है, 1/12 यानी टीचर जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, माने कि माध्यमिक स्तर से नीचे की स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा और शेष सदस्य को राज्यपाल के द्वारा है जो नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। इसको ध्यान रखना है, सारे को 1/12, 1/13, 1/, इस तरीके से जो दिया गया है ये सब सारे को याद रखना। 1/12, 1/12, 1/3 इस तरीके को याद रखना है। कौन सा आर्टिकल में दिया है? 171(3) में दिया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। अनुच्छेद 169(1) इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। 1691 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन यानी कि उसका फॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन का अधिकार संसद को है, पार्लियामेंट को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा यानी कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा जब राज्य विधानसभा पास करेगी कि हमें है जो आर्टिकल 169 के अनुसार हमें मतलब कोई भी राज्य को विधान परिषद बनाना है या फिर उसको हटा देना है। अगर वो 2/3 से मेजोरिटी से उसका विधानसभा पास करके संसद में भेजा जाता है तो संसद के सदस्य उसको है जो सिंपल मेजोरिटी से यानी कि एक सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से उसको पास कर देता है, और जैसा उसको वो जैसा बिल रहेगा यानी उसको अगर क्रिएट करना रहेगा उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो क्रिएट किया जाएगा, और नहीं तो मतलब हटाया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। लेकिन जब ये है जो राज्यों के द्वारा 2/3 मेजोरिटी, लेकिन अगर केंद्र संसद में जाएगा तो संसद मात्र इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। 211 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 यानी कि बिहार में है, जबकि देखिए केरल में नहीं है,
दिल्ली में भी नहीं है और हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, सिर्फ बिहार दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ऐसे हम देख लेते हैं। अभी हमने बताया आपको कि अनुच्छेद 168 एक या 168 एक का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी कि टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 हो जाएगा। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का के बारे में बताता है। अनुच्छेद 178 इसको याद रखें। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? तो इसका आंसर उपाध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। या यहाँ पे विधानसभा पूछा है तो विधानसभा के अध्यक्ष है जो उपाध्यक्ष को है जो अपना त्यागपत्र देता है। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को जो अपना त्याग पत्र है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग देगा। ठीक है, और यही ऊपर पूछेगा लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष है जो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, इसको याद रखें। 214 नंबर क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इसका आंसर इलाहाबाद हाईकोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रहमत उल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया है कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक है जो गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि गुवाहाटी और मुंबई दोनों में है। गुवाहाटी हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारिता असम में, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तथा कहाँ पे, गोवा में है। अतः विकल्प सी और डी दोनों सही है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है वह किस प्रकार का है? तो यह स्वतत्व अधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट है। टाइटल सूट, इसको याद रखें। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष स्वत्व अधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों हिंदू और मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। 217 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना से संबंधित है? तो जानते हैं आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है जो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। और इसमें 326 आर्टिकल में दिया गया है राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक यदि आपका एज होता है तो आप है जो वोट दे सकते हैं यदि भारत के नागरिक हैं तो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 218 नंबर क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव यानी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। तो भारत में कह रहा है, देख सकते हैं कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि बताता है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 174 राज्यों के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद जो उसमें राज्यों में है जो स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता महसूस होगी। ठीक है। 219 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 13। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, यानी कि भारतीय संविधान की मूल हृदय और आत्मा कहा है। किसको? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार बताया गया है अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि राइट टू एडल्ट सफ्रेज यानी वोट देने का अधिकार 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अब हम देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर शिक्षा हो जाएगा, जो कनकरेंट लिस्ट में आप जानते हैं इस अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही है जो आर्टिकल 108 में दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, वो है जो ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। तो यूनियन लिस्ट में 100 विषय का जिक्र किया गया, यानी इस पे केंद्र सरकार है जो कानून बनाती है, और 61 विषय है जो राज्य सूची में शामिल किया गया है, और 52 विषय दिया गया है किसमें? तो ये समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया है। याद रखें, शिक्षा अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 280 हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन याद रखना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर सिफारिशों देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर एक 5वें वर्ष। भारत में संघीय अभी देखिए 16वें वित्त आयोग का जिक्र मतलब कि गठन किया गया है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो इसका आंसर राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के बीच कर और अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधान उत्तर संस्था यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल
के एक संकल्प यानी कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिस तरीके से नीति आयोग का किया गया है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। अभी वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना और राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया है, नीति आयोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन, उस राजनीतिक दल का नाम बतलाइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो इसका आंसर तेलुगु देशम पार्टी हो जाएगा, टीडीपी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे। जीएमसी बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार रखता है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। 226 नंबर क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख सकते हैं, स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो पूछा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर चारों स्टेटमेंट है जो सही दिया गया है, सही सही है। ठीक है, इसको याद रखें, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, यानी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन प्रतीक यानी कि आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जैसा यथा संशोधित के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला आम आदमी पार्टी जो अभी केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है शराब घोटाले में। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी। तीसरा भारतीय जनता पार्टी। चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और पांचवा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। छठा है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। ये सारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, टोटल 6। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। करा निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। पहला है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त हों। दूसरा चीज कह रहा है कि दूसरा जो शर्त है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों।
उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। 228 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, यानी रिपोर्ट को जमा किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1987, और यह 1983 में इसका गठन किया गया था, इसको याद रखिए। और यह केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, जो आर्टिकल 263 में दिया गया है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना रिपोर्ट जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें यानी कि 247 रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया। पंचायती राज विषय है किसका है? तो आप जानते हैं राज्य की सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी। पंचायती राज संस्थाओं में जानते हैं 29 विषय दिया गया है, जबकि नगर निगम विषयों में कितना दिया गया? 18 दिया गया है। और यह 11th शेड्यूल में है, 11वीं अनुसूची में, और यह 12वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, यानी नगर निगम के बारे में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी यानी 243(6) के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी है जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित की गई है। 231 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 73वां। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है, जबकि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण इसमें शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या करता है? तो पंचायतों का वर्णन करता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण यानी टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग और व्यावसायिक शिक्षा कमर्शियल एजुकेशन, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मत्स्य उद्योग, फिशिंग इंडस्ट्री इत्यादि विषय इसमें शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल यानी कि जो रूरल स्पोर्ट्स है, उसका उल्लेख कहीं भी 11वीं अनुसूची में 29 विषय में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, 233 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जबकि खाप पंचायत नहीं, जाति पंचायत और जन पंचायत ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 243 न के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई थी। कौन सा? त्रिस्तरीय, याद रखें। जबकि उसी के बाद आया था 1977 में आया था अशोक मेहता समिति, जिसने जो द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को सिफारिश किया। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसको याद रखें, ये पूछा है कई बार एग्जामों में कि पंचायत समिति पे
जो ब्लॉक स्तर पे क्या बनता है, तो पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति कौन से स्तर पे बनता है, ब्लॉक स्तर पे, और गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे जिला परिषद बनता है। इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ऐसे मूल रूप से संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र दिया गया था आर्टिकल 40 में, यानी कि जो डीपीएसपी में दिया गया था। ठीक है, एक संवैधानिक दर्जा नहीं था, एक डीपीएसपी में एज ए आर्टिकल दिया गया था, जिसे बाद में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 1992 में। अब हम देखते हैं 234 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है और डीपीएसपी जिसे बोलते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और यह पार्ट 4 में शामिल है। ठीक है, पार्ट 4 में, इसको याद रखें, चौथा पार्ट में है संविधान के, और इसको याद रखें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करता है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिया गया है 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो क्या करता है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक प्रजातंत्र को मजबूत करता है, 12 से 35 अनुच्छेद, और वह पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। टोटल फंडामेंटल राइट्स अभी वर्तमान में 6 है, जबकि ओरिजिनली कितना था, मूलतः 7 था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में उसको डाला गया है, 300 का में रखा गया है संपत्ति का अधिकार को। इसको बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। 235 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो इसका आंसर हमने बताया है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, आर्टिकल 40। 236 नंबर क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसका आंसर इसमें से सारे हो जाएंगे। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय, जैसे बताया हमने कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना पंचायती राज प्रणाली का विशेषता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसमें डी, इसमें सारे ऑप्शन सही दिया गया है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अनुशंसा दिया था सरकार को। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, यानी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना रूरल कम्युनिटी को, यह इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज का। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है। अब हम देखते हैं 237 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन, तो इसका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन विलेजर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके और लागू कर सके, आपस में विचार विमर्श कर करके। 239 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है, तो इसका आंसर आपको हमने एक बात बताया था, 21 वर्ष है, जो यदि आपका उम्र है तो आप है जो पंचायती राज इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, और यदि आपका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुका है तो आप है जो वोट दे सकते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 326 में आपको एक वैधिक अधिकार भी प्राप्त हुआ है, राइट टू वोट।
आर्टिकल 326 के द्वारा। और याद रखें कि यदि लोकसभा के सदस्य कोई बनना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र 25 या 25 से अधिक होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 या 30 से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उसकी उम्र सीमा 35 या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के उम्र इतना होना चाहिए 25 या 25 से अधिक। ठीक है, जैसा कि एक मुख्यमंत्री या मंत्री को भी होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगरपालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है जो 21 वर्ष होनी चाहिए। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर किसकी? तो स्थानीय जनता की, लोकल पॉपुलेशन की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसको? तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन डी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लोगों की हिस्सेदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है? तो ये तीनों का, जैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास और लोगों की हिस्सेदारी। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। 242 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में है जो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया है। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 में दी गई है। आगे चलकर 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास किए गए थे। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं यानी कि फीचर्स नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, स्वायत्तता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? ऑटोनॉमी मिल जाएगी, स्वायत्तता मिल जाएगी। लोक सहभागिता यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी कि जनता का जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि है जो स्थानीय समुदाय का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, इसलिए स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को जगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह स्टेटमेंट सिर्फ गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, लोक सहभागिता पीपल्स पार्टिसिपेशन और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, टू एम्पावर द लोकल कम्युनिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषताएं है, इसमें शामिल है। 244 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। आपको पता है कि 1959 में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था और इसका उद्घाटन किया था कौन? उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, याद रखें, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की और 1977 में गठित हुआ था अशोक मेहता कमेटी, जिसने कहा था बाईलेटरल यानी कि द्विस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि आपको याद होगा कि पहला राज्य कौन सा
बना था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो इसका आंसर आपको पता है नागौर राजस्थान। जबकि दूसरा पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान के नागौर में, यानी कि राजस्थान जिला आंसर हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने, जो 1977 में गठित हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने और इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। कौन? अशोक मेहता समिति। 247 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ आता है, स्वच्छता आता है, क्लीनलीनेस, ठीक है, जन उपयोगी सेवा, ये सारे आते इसमें शामिल है, जबकि सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये शामिल इसमें नहीं है, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। ठीक है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रखरखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। 248 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, कौन से कथन इसमें सही है, विकेंद्रीकरण से जुड़े हुए हैं? तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का, जबकि न्यायिक शक्तियों का इसमें विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। आप जानते हैं कि भारत में जो कोर्ट का हायरार्की होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे उसके काम करता है हाई कोर्ट, और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इस तरीके से कार्य करता है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हेतु सृजित किया गया, निर्माण किया गया एक व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत कुल 29 विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में दिए गए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है, न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण। यहाँ पे जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, आपको हमने बताया है। इस व्यवस्था के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के बाद भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु विधिक आधार नहीं प्रदान करता। इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। 249 नंबर क्वेश्चन, 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 29 विषय हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखें। इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ड के खंड 243 अड़ के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य और मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषद विद्यमान है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद है, वहां पे लागू नहीं होगा पंचायती राज व्यवस्था। इसको याद रखें। जानते हैं कि पेशा एक्ट लाया गया था, पंचायती एक्सटेंशन, ठीक है, एक्ट लाया गया था कब? 1996 में। इसको याद रखें, पेशा एक्ट लाया गया था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में लाया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पार्ट 3 में, ठीक है, कंप्लीट किया है 200 से लेकर के
250 नंबर क्वेश्चन तक। एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें है जो कवर कर देंगे, पूरे कंप्लीट किया जाएगा वीडियो को। तो मेरे साथ वीडियो को, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का लिंक मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एंसेंट हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो डिस्कशन किया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र का नया बुक है और यह काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि जेपीएससी एग्जाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला। बीपीएससी टीचर जितने सारे हमने डिस्कशन किया है, उससे कई सारे क्वेश्चन है जो देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे ज़रूर देखेंगे। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपके हित में है। और चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, कोई भी ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप हो तो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि लोग और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।